हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं मेरे भाई, याद रखिएगा निबंध लेखन। आप सभी को पता है कि आप लोगों के पेपर में 5 मार्क्स का निबंध लेखन पूछे जाएंगे, यस या नो। निबंध लेखन आज डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों का, कल आप लोग पेपर देकर आए सर किसके बारे में, हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश कोर के बारे में, यस या नो। और कल पेपर आप लोग देने के बाद पूरा सदमा में पहुंच गए। कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो कल के दिन में जो सदमा में नहीं था, और उसी के डर के वजह से आर्ट्स के अलावा जो कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई, वो भी पूरे सदमा में पहुंच गए थे। वो सोच रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। जब आर्ट्स वालों का ये हाल है तो कॉमर्स और साइंस वालों का हाल क्या होगा। पता है मेरे लाल, यकीन नहीं होगा, 30 में से 30 क्वेश्चन बंदा मार के आया है। कितना क्वेश्चन? 30 में से 30 क्वेश्चन बंदा तोड़ तोड़ के एकदम लिख कर आए। इतना बेहतरीन तरीके से जो मेहनत करवाते मेरे लाल, आज रंग लाया है। यकीन नहीं होता है। पेपर उठाकर देखिए, मैंने आंसर की भी डाल दिया हूं, एक बार पेपर देखिएगा। और बात रही आप लोग है ना, पेपर एक्सचेंज हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। आर्ट्स वाले का पेपर को दे दिया है कॉमर्स और साइंस, और साइंस वाले का और कॉमर्स वाले का पेपर को दे दिया है आर्ट्स वाले का। इतना सिंपल पेपर, इतना सिंपल पेपर, जब आप देखेंगे पेपर को चौंक जाएंगे मेरे लाल कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास के साथ कंटिन्यू लगे हुए थे, उन्होंने अभी कमेंट करके रखे हैं। अभी 61 ऐसा स्टूडेंट्स है जो कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं, और हर एक स्टूडेंट ने कह रहा है सर कि आपने जितना बताया था 30 में से 30 हम ठोक के लाए हैं। बताइए हम किसकी बात माने मेरे भाई। रिजल्ट डिपेंड करता है ऐसे मेरे भाई। रिजल्ट जब आएगी ना, तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मैं पढ़ाया था, किस तरह से मेहनत किया था, और क्या आप लोगों ने इसका परिणाम दिए हैं। फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई। याद रखिएगा, हिंदी का बारे में जो डिस्कस करेंगे, कल के पेपर को हम लोग को लेकर चलना है। कल के पेपर हम लोग को जो होगी मेरे भाई, याद रखिएगा निबंध लेखन का। निबंध लेखन में आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को तैयार किया हूं। नारी शक्ति, हमारे प्रिय पुस्तक, भारतीय किसान, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की सुंदरता, इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, यस या नो। याद रखिएगा, एक एक करके मैं बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग सिर्फ समझिएगा, लिखने का झंझट खत्म, रट्टा लगाना नहीं है मेरे भाई। रट्टा लगाने का भी झंझट खत्म हो चुकी है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए एक क्लास आप लोगों को मैं प्रोवाइड किया था। काम मेरे भाई, एक बार अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिएगा, एक बार आप जाइए अपने यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे मैंने कितना बेहतरीन तरीके से बताया हूं, एक बार सर्च कीजिएगा। और हाँ, एक पेपर के वजह से सारा जो 4 पेपर हुई खराब ना, बिल्कुल आप लोगों को ऐसा नहीं कर रहा है कि एक पेपर की वजह से मैं चारों पेपर जो बचा उसको भी खराब कर दूं। नहीं मेरे भाई, अरे जो हुआ सो हुआ। अभी जो 4 पेपर बचा है तबड़तोड़ तैयार करना है। याद रखिएगा, सबसे पहले जो चीज मैं बताया हूं उसको करके जाना है। कल ही का दिन में एग्जाम में पेपर में छपेगा, फिर आप लौट कर आकर कहेंगे सर आपने कुछ नहीं बताया है। सबसे पहला बात, आप लोगों का महातांडव क्लास दिया था मैंने, यस या नो। याद रखिएगा, क्या दिया था सर? महातांडव क्लास 200+ MCQ। याद रखिए, हैशटैग नंबर 1 और हैशटैग नंबर 1 और 2 दोनों को कर लेना है सर। इसके बाद जो होगी सर सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा वेट कीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा वेट कीजिए। कहां चला गया पता नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहां पे आपको जाना है, और उसके बाद आप लोगों को जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं, देखिए सब्जेक्टिव नंबर नंबर 2। उसके बाद आपका देखिए सब्जेक्टिव पत्र लेखन का सारा निचोड़ दिया हूं। क्या नींबू की रस की तरह मैं पूरा निचोड़ दिया हूं, पत्र लेखन का भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी। याद रखिएगा मेरे भाई, ऑनेस्टी पूर्वक आप लोग करके जाइएगा। यकीन तो मानिए इस बात की कि अंग्रेजी क्लास की तरह नहीं होगी। पैटर्न में बदलाव नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ था मेरे भाई। एक स्टूडेंट्स कह रहे थे धोखा हुआ, बिल्कुल धोखा नहीं हुआ था। यह हो गया था कि उनका पेपर आपका और आपका पेपर उनको दे दिया गया था। याद रखिएगा, इस बार आप लोगों को चौंकना नहीं है। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उतना कर लेना है, पत्र लेखन। इसके बाद जो क्लासेस आएगी आपका और निबंध लेखन के बाद, याद रखिएगा अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निबंध लेखन के बाद, इसके बाद जो क्लासेस होगी ना, वो क्लास किसके बारे में होगा मेरे भाई, समझिएगा, थोड़ा सा समझ लेंगे फिर रोएंगे। वो क्लास होगी आप लोगों का फीचर लेखन, जनसंचार, संपादक, कक्कार किसे कहते हैं, कक्कार के कितने प्रकार होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को कि प्रेजेंट टाइम में जिस घटना के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है, इसके बारे में निबंध पूछा जाता है। मैं 2021 को लेके चलता हूं आप लोगों को, तो वहां पे कोरोना वायरस पूछा गया था, क्योंकि कोरोना वायरस का घटना ज्यादा चल रही थी। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं देखूं तो चुनाव चल रहा है, पहला चुनाव चल रहा है सर। दूसरा, नारी शक्ति, महिला पर अत्याचार हो रही है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि नारी का शक्ति क्या है। दूसरा, कंप्यूटर का महत्व अभी हम लोगों को देखना है। तीसरा, झारखंड के बारे में देखना है, झारखंड के राजनीतिक बारे में, संस्कृति के बारे में, पर्यटन के बारे में। फिर हम लोगों को देखना है किसके बारे में, किसान के बारे में, क्योंकि अभी जस्ट किसान का भी आंदोलन हुआ था, यस या नो। तो एकदम फाइनल एग्जाम है ना, जो मैं बता रहा हूं इसको सिर्फ सुनना है, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दे। और महातांडव क्लास आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। याद रखिएगा, सबसे पहला है सर नारी शक्ति।
अब हमें समझ में नहीं आ रहा सर नारी शक्ति को लिखेंगे कैसे, लिखने का टेक्निक समझिए। यूं ही 5 मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है, क्या यूं ही आपको 5 मार्क्स नहीं मिलने वाला है, सही ढंग से आप लोगों को लिखना होगा। सर लिखेंगे नारी शक्ति के बारे में, थोड़ा सा मैं नारी के बारे में बात कर दूं। नारी कहती है क्या कि आदमी को औरत की ताकत का अंदाजा उसी वक्त लगा लेना चाहिए, किस वक्त पता है, जब वह उसे लेने के लिए पूरी बारात लेकर जाता है और वह शेरनी उधर से अकेले आती है। यह है सर निबंध लेखन का नारी शक्ति का पावर, ठीक है। यह कहता है क्या रानी मुखर्जी की लड़कियों को कुछ दो या ना दो, पर उनके मन का जीवन साथी तो उन्हें जरूर दो, क्योंकि धन के बिना जीवन काटा जा सकता है, पर जीवन साथी अच्छा ना हो तो जीवन नर्क बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लेते हैं कि धन दौलत मेरे पास पूरा है, जीवन साथी अच्छा नहीं है, ताड़ी पीने वाला है, खेलने वाला है, और हम यहाँ लेकर क्या करेंगे। लेकिन अगर अच्छा हो तो हम सूखी रोटी खाकर जी लेंगे सुख से। अगर वो क्या होगी, अगर वो अच्छा नहीं है तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी, ये उनका कहना था। और यह कहते हो बस कंठ की हमारी नीला नहीं, वरना जहर तो हमने भी कम नहीं पिया है। कंठ हमारे नीला नहीं, कंठ हमारी नीला नहीं, कहता है कि वरना जहर तो हमें भी कम नहीं पिया है। यह है सर नारी। अब आते हैं सर मेन टॉपिक पे। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। जब भी आप याद रखिएगा निबंध लिखेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना लिखने की कोशिश कीजिएगा। नारी एक शक्ति है, प्राचीन काल से ही अभी तक ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि नारी एक शक्ति की तरह है। देखा जाए तो नारी स्वभाव से बहुत ही अच्छी होती है। नारी सच में अच्छे होते हैं ना, हाँ बिल्कुल अच्छी होती है। नारी स्वभाव से बिल्कुल क्या होती है, अच्छी होती है। नारी पर जब भी अत्याचार होता है तो वह कभी कभी इतना विकराल स्वरूप रख लेती है कि वह लोगों का नाश करके ही छोड़ती है। मतलब कोई औरत को देखिएगा ना, स्कूल में क्या करते हैं, मारपीट तो ज्यादा कर नहीं पाते, लेकिन वो ऐसा जगह पे जाके बोल देते हैं कि आपको उठाकर पुलिस ले जाते हैं। यस या नो, या तो टीचर से पूरा पिटवाते होंगे आपके स्कूल में, ठीक है। नारी माँ का स्वरूप है, बिल्कुल। नारी जो होती है ना, नारी क्या है, माँ का स्वरूप है। वास्तव में हमारे समाज में इस नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। नारी नहीं रहती तो आज मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रहता, नारी नहीं रहती तो आज आप भी पढ़ नहीं पाते। इसलिए नारी का पावर बहुत ज्यादा है, समझिएगा। लेकिन कुछ लोग नारी को केवल कमजोर समझते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इस दुनिया पे जो नारी को कमजोर समझते हैं और वो अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं। इसलिए कहता हूं मेरे बहन, मेरे बड़ी दीदी, इसलिए कहता हूं आप लोगों को पढ़ ले, ये समय है। याद रखिएगा, जब कुछ नहीं होगा ना तब शिक्षा काम आने वाला है। आगे कहता है सर क्या कि कमजोर समझते हैं, उन लोगों की यह भूल है, क्योंकि नारी आज के जमाने की सबसे बड़ी शक्ति है। उन लोगों को कहना बिल्कुल भूल है कि उनको पता नहीं कि नारी आज की सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आप लोग प्रस्तावना इतना लिख पाएंगे या नहीं? सिर्फ देखना है, अभी याद करना नहीं है, ना ही आपको कॉपी पे लिखना है। मैं जो बोल रहा हूं बस उसको एकदम कंठस्थ कर लेना है, और छपेगा जब फाइनल एग्जाम देकर लौटेंगे ना तब कहेंगे, ठीक है। यह है सर प्रस्तावना के बाद हम लोगों को क्या लिखना है, नारी के कुछ महत्वपूर्ण गुण है। अच्छा, नारी के अंदर में कुछ गुण होंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या गुण देख लेते हैं मैं भी। वैसे देखा जाए तो सरल और मीठे स्वभाव की होती है। ऐसा देखा जाए तो सरल और मीठा की भाव की होती है। कैसे? तो देखिए, जब लड़का कोई मदद मांगते हैं ना तो कोई भी लड़की हो या दोस्त हो उतना अच्छा से नहीं देते हैं। लेकिन अगर किसी चौराहे पर किसी लड़की का कुछ खराब हो जाए और हम जा रहे हैं, अगर हमसे कहे प्लीज बस खाली इतना कह दे, तो हम उसको गाड़ी को ठीक करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं खुद कर दूंगा। कहते या नहीं? वही कहता है कि स्वभाव ही होती है, लेकिन नारी के अंदर कुछ गुण भी देखने को मिलती है। नारी के अंदर सहनशीलता होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का, कि नारी के अंदर जितना भी सहनशीलता होती है ना, वो मर्द के अंदर नहीं होता है। कैसे सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो क्योंकि अगर आप अपने सिस्टर को या आपके घर पे किसी को ब्याह दिए हैं तो देखिएगा उसमें वहां पे कितना अत्याचार होते हैं, वह कितना बर्दाश्त करके रहती है वहां के अत्याचारों को, ठीक है। सहनशीलता होती है। अगर हमें देखे कि बचपन से बुढ़ापे तक नारी सब कुछ सहन करती जाती है, वह किसी को जवाब भी नहीं देती है। बिल्कुल सही बात है। बचपन में नारी को बोझ समझा जाता था। बचपन में हम लोग बोलते थे, अभी भी बहुत सारे समाज के कैटेगरी है जहां पे नारी को, लड़कियों को बोझ समझा जाता है। क्या बोझ समझा जाता है? और जैसे जैसे वह बड़ी होती जाती है उसको बोझ होने का एहसास होती जाता है। क्यों? क्योंकि उसको शादी देना है। बेटा रहता तो रोकड़ा लेके आता, अभी 10 लाख 15 लाख का डिमांड करते। अरे दूसरे के पैसे से उछलने से क्या फायदा है मेरे दोस्त?
अपनी कमाई से किसी और को शादी करके घर लाओ, उसमें मजा कुछ और है। परिवार वाले उसकी शादी कर देते हैं, शादी के बाद जब वह ससुराल में आती है तो वह सबकी सुनती है, उससे सहनशीलता का गुण प्रमुख रूप से होती है। इसके अलावा नारी में संघर्ष करने का गुण भी नहीं होती है। मायके में क्या होती है ना, मायके में जब वह लड़की रहती थी बिना शादी से पहले, तो कोई काम कहते तो वो टाल देती थी, नहीं कर पाएंगे मम्मी, हम जा रहे पापा, हम नहीं करेंगे। लेकिन जब वो उसका शादी हो जाती है, ससुराल जब चले जाते हैं, तो कहते हैं क्या कि याद रखिएगा, अगर आप तिनका भी उठाने के लिए कहते हैं ना ससुराल वाले, तो वो झुक कर उस तिनका को भी उठा लेती है। अगर वह कुछ भी कार्य करती है तो ज्यादातर उसमें पीछे हटती है। वह उस कार्य की सफलता के लिए लगातार संघर्ष करती है। यह गुण नारी के अंदर विद्यमान होती है। नारी के अंदर धैर्य भी बहुत अधिक होती है। धैर्य मतलब पैसेंस। नारी के अंदर पैसेंस बहुत ज्यादा होती है। क्या नारी जो होती है ना, महिलाएं, उसके अंदर में पैसेंस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब यह हद से ज्यादा हो जाए, यानी कि अगर कोई नारी हद से ज्यादा तंग करे तो वह फिर नारी शक्ति का रूप ले लेती है। लेकिन हमें पता है कि औरतों के अंदर में क्या है, धैर्य रखने की क्षमता है। लेकिन अगर ज्यादा उसे कोई तंग करते हैं तो वो नारी शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। आप सभी को पता है ना, याद रखिएगा, इसी से नागिन का रूप धारण कर लेते हैं। और जब नारी शक्ति बनती है तो अच्छे पीछे हटते हुए नजर आते हैं। और जब नारी अपना रूप दिखाती है तो अच्छे व्यक्ति भी अपने पीछे हट जाती है। प्रस्तावना के बाद लिखना है सर नारी के कुछ महत्वपूर्ण गुण। ये गुण हो गया सर, समझ में आ रहा है तो डन कर दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना, इसलिए मैं फास्टली बता रहा हूं। अब लिखना है सर नारी शक्ति का कुछ उदाहरण। अब नारी शक्ति का कुछ उदाहरण देना है, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं। नारी शक्ति का कुछ उदाहरण देना है। नारी शक्ति के रूप में हम कई महिलाओं को जानते हैं। नारी शक्ति के रूप में हम कई प्रकार के महिलाओं को जानते हैं जो एक शक्ति के रूप में उभरी है। झांसी की रानी, सभी को पता है झांसी की रानी 1857 की क्रांति। झांसी की रानी जो कि अकेले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थी। कौन? झांसी की रानी। दरअसल झांसी की रानी का कम उम्र में विवाह हुआ था और कुछ सालों में ही उनके पिता झांसी के राजा का स्वर्गवास हो गया, जिस वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। लेकिन कुछ लोगों ने एक नारी का राज्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की डोर अपने हाथ में संभाली। जब उनके रानी लक्ष्मीबाई का जब शादी हो गई, छोटे से उम्र में 16 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में जब शादी हो जाती है, तो उसके पिता फादर का डेथ हो जाता है और वो कहता है कि पूरे साम्राज्य को, झांसी के साम्राज्य को कौन संभालेंगे, तब बना देते हैं किसको? याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को। डोर अपने हाथ में संभालती है। वह तब तक लड़ती रही जब तक कि उनकी सांस रही। वह किसी से पीछे ना हटी। जब तक लक्ष्मीबाई का सांसें चल रही थी तब तक वो लड़ाई करती रहती थी। कहता था मैं किसी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हटी नहीं और साहसपूर्णता अपनी वीरता से लगातार कोशिश करती रही और साबित कर दिखाया कि नारी एक शक्ति को नारी का एक शक्ति की तरह है। नारी की शक्ति को एक नारी की शक्ति की तरह उन्होंने दिखाया अच्छी तरह से। क्या आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना महातांडव क्लास? कोई दिक्कत नहीं होगा ना? देखिए आप लिखना है लास्ट में उपसंहार। क्या लिखना है? उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना? पूरा निचोड़ करके बताना है कि नारी का पावर, शक्ति वगैरह सारा चीज को इसमें लिख डालना है वास्तव में। और जब भी लिखेंगे ना, इसको अलग पेन से लिखिएगा और इनको अलग पेन से लिखिएगा। वास्तव में नारी देवी स्वरूप है, यह सबसे शक्तिशाली है। लेकिन आजकल के जमाने में भी लोग नारी को कमजोर, निस्सहाय समझते हैं। हम सभी को समझने की जरूरत है कि अगर नारी पर हम किसी तरह के अत्याचार करते हैं तो उसकी सहनशीलता खत्म हो जाएगी और नारी अपनी शक्ति में वास्तव में बहुत कुछ कर डालेगी। नारी शक्तिशाली है, यह झांसी की रानी का अवतार है। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए और घर में नारी की इज्जत होनी चाहिए। इसमें एक बात मैं लिखना भूल गया हूं, एक बार आप लोग सुन लीजिएगा। सती प्रथा। सती प्रथा लिखना है कि प्राचीन काल से ही महिलाओं पर अत्याचार, इंट्रोडक्शन में ही लिखना है, ठीक है। प्रस्तावना में ही लिखना है, प्राचीन काल से ही महिलाओं पर काफी ज्यादा अत्याचार होते आ रहे हैं क्योंकि वहां पे सती प्रथा थी। साथ ही साथ सती प्रथा में जब मर्द जब हस्बैंड डेथ कर जाते थे तो उनको उसी महिलाओं को उसी चिता में उस जगह पे पकड़कर उसी चिता में उसकी हस्बैंड के साथ उसको लेटा दिया जाता था। आप सोचिए, थोड़ा सा हम लोग जल जाते हैं, कितना तकलीफ होता है। और वो महिलाओं को पकड़कर
उसी चिता में सोचिए जला दिया जाता था, कितना तकलीफ होगी उनको। ठीक है, हमें ऐसा है कि नारी शक्ति के बारे में आएगी, सिंपल भाषा में लिखना है और 5 मार्क्स लेकर चले आना है। मैं जिस तरह से लिखा हूं आप लोगों को भी उसी तरह से लिखना है। इसके अलावा अगर आप पैराग्राफ की तरह लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अब आते हैं सर कंप्यूटर का महत्व क्या है। अब आते हैं हम लोग कि कंप्यूटर का महत्व क्या होती है। तो चलिए देखते हैं सर कंप्यूटर। प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर भी एक तरह का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या होती है, मैंने अभी जस्ट बताया इंट्रोडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पे प्रस्तावना की जगह पे आप परिचय भी लिख सकते हैं। समझिएगा, कंप्यूटर हमारे जीवन में काफी महत्व रखता है। कंप्यूटर हमारे जीवन में काफी ज्यादा क्या करते हैं, महत्व रखते हैं। इस वजह से आज हमारा जीवन बेहद आसान और सरल हुआ है। कंप्यूटर की वजह से ही आज हमारे जीवन सरल और आसान बिल्कुल हो चुकी है। कंप्यूटर के बिना आज हमारे जीवन की कल्पना भी बेहद मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर के बिना आज हमारे जीवन बिल्कुल बेहद मुश्किल है। कंप्यूटर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग कर नहीं सकते हैं। विकसित देशों के विकास में कंप्यूटर का एक बड़ा योगदान रहा। विकसित देश जैसे अमेरिका, विकसित देशों के विकास में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसे मनोरंजन और संचार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस कंप्यूटर को मान लेते हैं मेरा क्या है, कंप्यूटर है, तो इसको हम लोग संचार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मनोरंजन के लिए भी। कभी मन करे तो फिल्म भी लगा सकता हूँ और देख सकता हूँ, तो ये मनोरंजन के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं सर कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। समझ लीजिएगा सर, कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक यांत्रिक मशीन है, ठीक है, जिसमें अनेक प्रकार के गणित के सूत्रों एवं तथ्यों के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर बेहद ही कम समय में गणना करके तथ्यों को अपने स्क्रीन पर दिखाता है। बहुत सारे देखिए हम लोग बड़े बड़े हम लोग कैलकुलेशन को नहीं कर पाते, लेकिन कंप्यूटर पर तुरंत बटन दबाने से तुरंत कैलकुलेशन करके वो आपके सामने रख देते हैं। कंप्यूटर आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। और कंप्यूटर जो है ना आधुनिक युग काल में तो बहुत सारा चीजें का आविष्कार हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो है क्या, कंप्यूटर। ठीक है, ये सर इस प्रस्तावना की जगह परिचय भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग कलम से लिखिएगा बेहतर होगा। कंप्यूटर क्या है मैंने बता दिया हूं, कंप्यूटर क्या होती है। अब आते हैं सर इसी के टॉपिक में उपयोगिता। कंप्यूटर को हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा जाए। कंप्यूटर के उपयोग के बारे में आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से लिखना है। कंप्यूटर हमारा पथ प्रदर्शक मित्र है। पथ का मतलब रास्ता, प्रदर्शक, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हमें कंप्यूटर हमारे साथ देती है। आज कंप्यूटर ने हमारे जीवन और काम को काफी आसान बना दिया है। आज हमारे कंप्यूटर जो है हमारे काम को काफी आसान बना दिया है। आपका भी बनाया होगा ना जी, हाँ आपको बोल रहे हैं, ठीक है। इसकी उपयोगिता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार देखी जा सकती है। मैं जैसा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूं आपको इसी तरह से पॉइंट लिखना है, पॉइंट 2 लिखना है, पॉइंट 3 लिखना है, पॉइंट 4 लिखना है और पॉइंट 5 लिखना है। इसी तरह से लिखिएगा जिस तरह से मैं लिख रहा हूं। आज हम सभी बैंकों में कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगर बैंक में कंप्यूटर ही ना रहे तो बैंक चलने वाला भी नहीं है। इसलिए कहता है कि आज हम सभी बैंकों में कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं। प्रिंटिंग, बुक और न्यूज़पेपर जैसे कार्यों में कंप्यूटर बहुत ज्यादा आवश्यक है। बड़े शहरों में सड़कों के यातायात के नियम भी कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जब बड़े बड़े शहर जाएंगे, मुंबई, कोलकाता, जब मद्रास, जब बड़े बड़े आप शहर जाएंगे ना, तो कंप्यूटर के माध्यम से ही जो क्रॉस होती है ना, इस तरह से सड़कें जो क्रॉस करती है ना, जो यहाँ पे लाइट लगा हुआ था ना, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, तो ये कंप्यूटर के माध्यम से क्या होती है, याद नियंत्रण होती है। आज के समय में अपराधियों के रिकॉर्ड रखने के लिए भी पुलिस कंप्यूटर का उपयोग करती है। कोई भी अपराध कर लिए हैं तो उसको हम लोग डाटा बनाकर पहले रखते थे कागज पे, पेपर कहीं ना कहीं भुलाए जाते थे, लेकिन आज कंप्यूटर में वो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस डाटा को सुरक्षित रखते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल खातों, स्टॉक, चालान आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी किया जाता है। यह है सर कंप्यूटर का उपयोगिता। अभी मैंने प्रस्तावना के बारे में बात किया हूं, कंप्यूटर क्या है वो लिखना है, उसके बाद उपयोगिता लिखना है, देन उसके बाद हम लोग जो लिखेंगे ना वो होगी सर हम लोग क्या, निष्कर्ष एकदम, या उपसंहार या निष्कर्ष याद रखना है। लास्ट स्टेप में निष्कर्ष लिखना है। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को परिचय, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, तो लिखना ही लिखना है। पैराग्राफ की तरह बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्त, पैराग्राफ की तरह ना लिखें आप लोग। कंप्यूटर हमारे लिए उपयोगी है। कंप्यूटर क्या है, हमारे लिए उपयोगी है, परंतु यह भी सत्य है कि इसने मनुष्य को मशीन बना दिया है। कंप्यूटर हमारे लिए उपयोगी है, परंतु यह भी सत्य है
कि इससे मनुष्य को मशीन बना दिया है। कंप्यूटर की छोटी सी भूल भी महानिवास का कारण बन सकती है। आज भारत कंप्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी है। भारत के लाखों कंप्यूटर इंजीनियर विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। मतलब भारत में लाखों हजारों इंसान ऐसा है जो कंप्यूटर साइंस से लेकर स्टडी किए हैं और वो विदेशों में जाकर जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रही है। ठीक है, मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। इस प्रकार भारत का भविष्य सुखद है। क्या कंप्यूटर के बारे में आएंगे तो आप लिख पाएंगे या नहीं? इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। 5 में से 5 आपको मिलेगी अगर आपका हैंड रिटन बेटर होगा। कोई दिक्कत? चलिए सर आगे देखते हैं हम लोग का अगला क्या है। स्वच्छ भारत अभियान पर एक निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान क्या होती है समझिएगा। स्वच्छ भारत अभियान का प्रस्तावना पर सबसे पहले हम लोगों को लिखना है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। स्वच्छ भारत अभियान में हम लोगों को एक एक स्टेप को बाद में समझेंगे। इससे पहले एक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूं, उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुशासन पर एक निबंध लिखें। व्हाट इज डिसिप्लिन? अनुशासन पर एक क्या करें? निबंध लिखो। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन के बारे में हम लोगों को लिखना है, समझिएगा। पहले मैंने बताया अभी जस्ट क्या लिखना है आपको? प्रस्तावना। क्या लिखना है? प्रस्तावना लिखना है। ओके सर। अनुशासन हर व्यक्ति के महत्वपूर्ण है। क्या है? अनुशासन हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। अनुशासन डिसिप्लिन होना चाहिए, चाहे स्टूडेंट्स हैं, कोई कामगार है, कोई जॉब पर्सन है, आपका अंदर में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक खुशहाल जीवन के लिए हमारे जीवन में अनुशासन होना जरूरी है। डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब जिंदगी में खुशहाल जीने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो देखिए सुबह को खाना 12 बजे खा रहे हैं, 12 बजे का खाना दोपहर को रात को खा रहे हैं। अनुशासन से हम जीवन में कई नई नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये हमेशा हमें एक सही राह की ओर ले जाती है। अगर हमारे अंदर में अनुशासन डिसिप्लिन अगर अच्छा होगी तो हमें ये उच्च स्थान तक ले जाएगी जहां तक हम सोच नहीं सकते हैं। अनुशासन के प्रकार अब लिखते हैं सर, अनुशासन के प्रकार क्या क्या होती है समझिएगा। अनुशासन 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो हमारे समाज में मिलता है, एक वो जो हमारे समाज से मिलता है। समाज में भी हमें देखने को, बचपन से हमें देखने को मिलते हैं कि बड़े को प्रणाम करो, छोटे को अदब करो, हम लोग देखते हैं ना। ये भी एक तरह का क्या है? डिसिप्लिन के अंतर्गत आती है। दूसरे वो जो हमारे अंदर खुद से उत्पन्न होती है, और दूसरा जो होती है ना वो हमारे अंदर में खुद से उत्पन्न होती है। अर्थात हम स्वयं से सीखते हैं, और हम क्या करते हैं? स्वयं से सीखते हैं। इस तरह से आपको प्रस्तावना के बाद अनुशासन के प्रकार लिखना है। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अनुशासन का उद्देश्य क्या है। ऐसा क्या बात है जिस कारण से हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, समझिएगा एक एक स्टेप को। पॉइंट नंबर 1, समाज में शांति बनाए रखना अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर अंदर में डिसिप्लिन होगी ना तो आप रात को हल्ला नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगी ना तो किसी से मारपीट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ना आप समाज को अच्छी तरह से एक शांति रूप बनाकर अपने अनुशासन को सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि एक शांति बनाए रखे। अगला है सर आर्थिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के नियंत्रण में रखना। पॉइंट 3 में है सर सभी मनुष्यों की आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। सभी मनुष्यों को आगे बढ़ने की प्रेरित करना, जिंदगी को सही दिशा में बनाए रखना, और जिंदगी जो होती है हमारे उसको एक सही डायरेक्शन में बनाए रखना होती है। अनुशासन के फायदे क्या है? अब आते हैं सर अनुशासन का फायदा क्या होता है। पॉइंट नंबर 1, अनुशासन किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है। मैं कैसा लिख रहा हूं, एक एक स्टेप को समझिए। अनुशासन का उद्देश्य लिखा हूं, अनुशासन के फायदे। अनुशासन अगर करेंगे हम, अगर मैं खुद डिसिप्लिन के अंदर अगर चलूं तो मेरा क्या क्या प्रॉफिट है, इसको हम लोगों को लिखना है। अनुशासन किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। जो व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है वह तनाव मुक्त रहता है। अनुशासन का पालन करने वाले लोगों की समस्या के महत्व का अंदाजा होता है कि जिसकी वजह से वह अपने समय की सही तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग अनुशासन में रहते हैं उन्हें उनके जीवन में खुशहाली और कामयाबी हासिल होती है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहते हैं उसे सही शिक्षा प्राप्त होती है। अगर हम अनुशासन के अकॉर्डिंग रहेंगे ना तो हमें भले ही हमें किताबी नॉलेज ना प्राप्त हो, पर हमारे समाज की नॉलेज हमें प्राप्त हो जाएगी जो किसी किताब में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ उज्जवल भविष्य की ओर प्राप्ति भी होती है। अनुशासन का पालन करने वाला पहला व्यक्ति विद्वान बनता है, और अनुशासन जो भी व्यक्ति पालन करते हैं वो अपने आप को क्या बनाते हैं? एक अपने आप को विद्वान के रूप में वो धारण करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? एक बार जरूर बताएं। क्या आप लोग अनुशासन के बारे में बताया हूँ, कंप्यूटर के महत्व के बारे में बताया, नारी शक्ति के बारे में बताया। क्या आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगी तो आप लोग कर लेंगे? एक बार जरूर बताइएगा, क्या आप लोग कर लेंगे? अब उपसंहार लिखना है सर, जिसे हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी अनुशासन
को नहीं खोजना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो अपने आप में डिसिप्लिन को नहीं खोना चाहिए, नहीं तो इस समाज में आपको इज्जत नहीं मिलने वाला है। अगर एक बार समय हाथ से निकल गया तो वापस लौटकर नहीं आता है। मेरा एक थ्योरी है जो आप लोग देख रहे हैं, समय अगर हाथ से निकल गई तो फिर यह समय दोबारा आपके हाथों पर लौट कर नहीं आने वाला है। अपने जीवन में हर एक व्यक्ति ने अनुशासन को अपना लिया तो उसे हमेशा जीवन में सफलता मिलेगी। इसकी वजह से हर एक व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के महत्व को समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या डाउट? क्वेश्चन आएगी तो कर लेंगे ना इस तरह से। आप कोई दिक्कत होगी तो बताइए। झारखंड राज्य पर एक निबंध, सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर मेरे अकॉर्डिंग कि झारखंड राज्य का पर एक निबंध लिखें। और ये क्वेश्चन आंख बंद करके रट्टा लगा लीजिएगा, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं बस आप लोगों को समझ लेना है। ये क्वेश्चन जितना भी तारीफ किया जाए इस क्वेश्चन का बहुत कम है। जाके देखिए रांची बोर्ड, वहां पे ये क्वेश्चन छप चुका है। चाहे झारखंड के संस्कृति के बारे में आए, चाहे झारखंड के पर्यटन के बारे में आए, चाहे झारखंड का आधुनिक स्थिति के बारे में आए, झारखंड के प्रेजेंट स्थिति के बारे में आए, झारखंड के बारे में निबंध आए, सारा का आंसर यही लिखना है जो मैं अभी बताने वाला हूं। समझिएगा। सबसे पहले हमारे देश में झारखंड राज्य में सबसे अधिक हरियाली होने के कारण इस राज्य में अधिक झाड़ी होने की वजह से है। आप सभी को पता है कि झारखंड नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जंगल झाड़ियां पाई जाती है, इसलिए इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। झाड़ी झारखंड। ठीक है, तो हमारे देश में झारखंड राज्य में सबसे अधिक हरियाली होने के कारण तथा इस राज्य में अधिक झाड़ी होने की वजह से इसका नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड का अर्थ झार होता है। झारखंड का अर्थ क्या होता है? झार होता है, अर्थात झाड़ी, और खंड मतलब होता है जगह, मतलब झाड़ियों की जगह को हम लोग झारखंड कहते हैं, अर्थात झाड़ियों वाला स्थान, इसलिए इसको झारखंड कहा जाता है। क्या समझ में आया? झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा है, इसी तरह से लिखना है। झारखंड में खनिजों का भी भरपूर भंडार है और झारखंड में कोयला देखिए, अभ्रक देखिए, भरपूर भंडार है। आगे कहता है कि अगर झारखंड राज्य को शब्दों के अर्थ के रूप में देखा जाए तो इसका शब्दित अर्थ वन प्रदेश भी होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जंगल झाड़ियां पाई जाती है, तो एक तरह का वन का भी रूप धारण, फॉरेस्ट का रूप भी धारण कर सकते हैं। और भारत के सबसे अधिक वन क्षेत्र की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वन संपदा बहुत अधिक पाई जाती है। सबसे पहले झारखंड शब्द का प्रयोग एतराई ब्राह्मण उपनिवेशित में हुआ था, जिसको पुंड शब्द भी कहा जाता है, पुंड शब्द भी कहा है। इसके अलावा पद्मावत में, अकबरनामा और कबीर की रचनाओं में भी इस राज्य को झारखंड प्रदेश की कहा गया था। ये है सर हम लोग का झारखंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे लिखना है झारखंड राज्य का विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में क्रमशः बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल राज्य की सीमाओं तक फैला हुआ है। झारखंड में धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर इन शहरों में औद्योगिक विकास हुआ है। औद्योगिक मतलब फैक्ट्री, याद रखिएगा, फैक्ट्री का भी काफी ज्यादा यहाँ पे विकास हुआ है, इसलिए इनको बड़े शहरों के रूप में इनको शामिल किया जाता है। एकदम जिस तरह से मैं लिख रहा हूं ना, कोशिश कीजिएगा कि एकदम सिंपल भाषा में लिखें और मार्क्स को बेटर कर लाएं अपने रिजल्ट में। यहाँ अधिकतर आदिवासी समुदाय से जुड़े हैं। यहाँ पे जो झारखंड में अधिकतर अगर मैं बात करूँ ना तो रहता है झारखंडी ऑल, ऐसा तो बिहार का भी लोग बहुत रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ मेनली अगर झारखंड का तो एसटी और एससी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये दो कास्ट झारखंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इन्हीं लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता है झारखंड में रहकर। ठीक है, और यहाँ जो है ना एससी एसटी पहले पढ़ता भी नहीं था और नेता नहीं चाहते थे कि वो पढ़े। अगर ये पढ़ेंगे तो अपने हक के लिए लड़ेंगे। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं इसको पढ़ा लिखाऊं, और पहले इस तरह से होता था। और हमें अभी लग रहा है कि अब सबसे ज़्यादा अगर निखर कर कोई सामने आएगी ना तो एसटी और एससी, क्योंकि अब वो एसटी और एससी नहीं रहा, वो ओबीसी जनरल को भी टक्कर देने वाले हैं। ठीक है, खुद को कमजोर ना समझिए। हमारे संविधान के निर्मात्री भीमराव अंबेडकर कहते थे कि अपने हक के लिए पढ़ो, और हमारे नेता हमसे कहता है अपने हक के लिए लड़ो। पढ़ाई और लड़ाई में बहुत फर्क है। पढ़ाई करेंगे आबाद हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। डिपेंड करता है हम लोगों को कि हम लोगों को क्या करना है, अपने हक के लिए पढ़ना है या अपने हकों के लिए लड़ना है। ठीक है, यहाँ अधिकतर आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए लोग रहते हैं, इसी वजह से उस राज्य के लोगों के जीवन और संस्कृति में भी इस समुदाय की छाप
देखी जा सकती है। यहाँ जितिया पूजा, कर्मा पूजा, सरहुल, यहाँ आदिवासी समाज के मुख्य रिवाज है। यहाँ पर सभी लोगों को अपने प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। सभी लोग प्रकृति प्रेमी हैं और अपने अपने घरों के आंगन को हमेशा हरा भरा रखते हैं। अगर आप झारखंडी हैं तो आप ऐसा भी करते होंगे, हमें उम्मीद है। अब आते हैं सर भारतीय किसान क्या होती है। भारतीय किसान के बारे में अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो भारतीय किसान के बारे में हम लोग थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ ना कि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि फिर से एक महातांडव क्लास लेकर आऊँ नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में सर हमारा किसान के बारे में होना चाहिए, भारतीय किसान के बारे में एक और टॉपिक है सर। वो टॉपिक क्या है? मेरा प्रिय पुस्तक के बाद एक और टॉपिक आपको मिलेगी। वो टॉपिक कौन सा है? तो देखिए, मोहल्ले की गलियों की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखेंगे तो 5 मार्क्स आएंगे आपके पेपर में। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का भी आपके पेपर में। लास्ट टाइम मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो अभी तक ये सब नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग एग्जाम हॉल घुसने से पहले क्या करना, एग्जाम हॉल घुसने से पहले एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। जितना चीज मैं बताया हूं एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा चीज को देख लेना। पत्र लेखन, निबंध लेखन, संचार, जनसंचार, उसके बाद सब्जेक्टिव में जो हैशटैग करके मैं वीडियो प्रोवाइड किया हूं वो सबको अच्छी तरह से कर लेना है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में।